हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हमारे क्लास 10th के साइंस 2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द किसके बारे में बताएगा? इकोसिस्टम के बारे में। अब इकोसिस्टम होता क्या है और ये कैसे काम करता है? तो इकोसिस्टम यानी कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होने वाला हर नेचुरल फैक्टर, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स में बात करें तो जैसे प्लांट्स हो गए, प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सॉइल को अच्छे से कंटेमिनेट करके रखते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारे प्लांट्स के फैक्टर है और प्लांट्स क्या प्रोड्यूसर हैं। और कंज्यूमर्स कौन है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जैसे कि कैटल, शीप्स, गोट, हॉर्सेस, कैमल्स एट्सेट्रा। तो ये लोग क्या करते हैं कि लीव्स वगैरह पे कंज्यूम करते हैं, यानी प्लांट से कंज्यूम करते हैं। और इसके बाद जो प्रेडेटर्स होते हैं, कार्निवोरस, ठीक है, कौन? लायन और टाइगर। ये लोग क्या करते हैं कि हर्बीवोरस की संख्या को, हर्बीवोरस के नंबर्स को, हर्बीवोरस एनिमल्स के नंबर्स को ओवर पॉपुलेट होने से रोकते हैं। और इसके बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, टर्माइट होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? इनका भी कोई यूज़ है कि? हाँ, इनका भी यूज़ है। क्यों? ये क्या करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें ये लोग डिकम्पोज करते हैं और सॉइल में वापस इरेडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक रोल है इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से हमें इकोसिस्टम में प्रेजेंट होने वाले हर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की केयर करनी चाहिए। अगर ये लिंक टूट जाएगा, आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा एक साइकिल, जिसमें देखिए किससे एक के बाद एक दूसरा डिपेंडेंट रहता है। सनलाइट और प्लांट्स पे, ग्रास पे क्या ग्रास हॉपर है, उस ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक। स्नेक को ईगल। और ईगल जब मर जाता है तो उससे क्या बनता है? उसके डिकेइंग बाकी के पार्ट से क्या बनता है? मशरूम वगैरह, बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है। और ये वापस क्या हेल्प करता है? ग्रास को प्रोड्यूस करने में वापस हेल्प करता है। तो ये एक चेन है, और अगर इस चेन में कुछ भी, अगर एक लिंक भी अगर मिसिंग होगा तो ये पूरी की पूरी चेन अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा इकोसिस्टम का रिव्यू। आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए पेज नंबर 37 पे। दो टेबल्स दिया हुआ है आपको। पहला टेबल दिख रहा होगा, अबायोटिक इकोसिस्टम के दोनों टेबल्स आपको दिख रहे होंगे। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। देखो, अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है? फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है। बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। अब फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट। केमिकल फैक्टर में प्लांट और फर्टिलाइजर। अब प्लांट और फर्टिलाइजर से दो सब्सटेंस बनते हैं। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आ जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। और ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट में एक ऑटोट्रॉपिक है और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक में कौन होते हैं? प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से खुद का सब डिपेंडेंट रहते हैं, खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो प्लांट्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स और डिकम्पोजर्स। एनिमल्स में कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई। अब कंज्यूमर में भी 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी हर्बीवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस और टर्शरी कंज्यूमर कौन होते हैं? ऑमनीवोरस, ठीक है। तो ये टेबल आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या दिया हुआ? एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं हम लोग। पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। पैडी fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy fields to feed upon grasshopper, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food, frogs. However, if frog population declines all of a sudden, what will be the effect on paddy crop and etc. and etc. तो इस पैराग्राफ में इन शॉर्ट बताया गया है कि जो पैडी क्रॉप्स होते हैं, पैडी क्रॉप्स कौन से? जो मडी होते हैं, वेट क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि राइस वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन सारे क्रॉप्स में बहुत तरह के ग्रास हॉपर्स होते हैं, और ग्रास हॉपर्स को कंज्यूम करने के लिए फ्रॉग्स होते हैं, और फ्रॉग्स को कंज्यूम करने के लिए स्नेक्स होते हैं। और स्नेक्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहते हैं, लेकिन रहते ज़रूर हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो क्रॉप है उस पर भी एक बैलेंस होता है कि अगर फ्रॉग अगर ग्रास हॉपर को नहीं खाएगा तो ग्रास हॉपर क्रॉप्स को खा जाएंगे। अगर स्नेक जो है वो फ्रॉग्स को नहीं खाएगा तो फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा जाएंगे, जिसकी वजह से जो है क्रॉप्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे लिंक आपको समझ में आ रहा है कि एक के बाद एक सब जो है एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। इसके बाद आ जाइए रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। Environment is a broad concept. Physical, chemical and biological factors affecting the living organisms in any possible way is collectively called as environment. तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी पॉसिबल वे में इफेक्ट करते हैं। आई रिपीट, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो लिविंग बींग्स को किसी भी वे में इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो किसको उसे क्या कहते हैं कलेक्टिवली, इन्वायरमेंट। In short, environment is a condition in surrounding. It includes many biotic, abiotic, natural and artificial factors. There are two main types of environment. One is natural environment and the other is artificial environment. तो दो तरह का environment होता है, एक होता है natural environment और दूसरा क्या होता है, artificial environment. Natural environment consists of air, atmosphere, water, land, living organism, etc. Continuous interaction occur between biotic and abiotic factors. बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन चालू रहता है। देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, दैट इज बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दो तरह से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में दो तरह से इफेक्ट हो रहा है। एक हो रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से और एक हो रहा है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की वजह से, और दोनों में ही मेन क्या है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन के बारे में। बायोटिक यानी लिविंग और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग बट नेचुरल। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, बेसिक फंक्शनल जो है यूनिट जो है वो क्या है, इकोसिस्टम है। किसके स्टडी में, इकोलॉजी के। इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन अर्लियर क्लासेस। अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम whereas the earth is the largest ecosystem. In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem. तो जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे भी होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे भी होता है। सबसे छोटा स्केल उसका क्या है, एक पॉन्ड के अंदर का इकोसिस्टम, और सबसे बड़ा क्या है, हमारा अर्थ। और दोनों में ही फ़र्क क्या है, मतलब दोनों बनता कैसे है, एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया की वजह से। मतलब एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया होगा जिसके अंदर एक कलेक्टिवली बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होंगे, और जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, फिर जाके उस डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बनेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि अर्थ पे लाइव्स हैं, और हम अगर सपोज करें कि मार्स पे भी लाइव्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, लाइफ का एक साइन है, तो मार्स पे भी एक इकोसिस्टम है और वो पूरे मार्स में इंक्लूड होता है, पूरा मार्स उसके अंदर इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशंस ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल्स एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है वो बहुत सारे गैसियस साइकिल्स पे डिपेंड रहता है। इन गैसियस साइकिल्स के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। फूड चेन के बारे में मैंने अभी आपको बताया किस तरह से वो इकोसिस्टम उस पर डिपेंडेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे। अब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या दिया हुआ, व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर्स हार्म द इन्वायरमेंट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली इफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। जब कोई भी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने लगेगा, तो जो बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हैं हमारे इकोसिस्टम में, वो किसी तरह से उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आ जाएगी। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें क्या क्या दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से, अर्थक्वेक्स है, साइक्लोन है, वॉल्केनोज हैं, फ्लड्स हैं, सुनामीज हैं एक्सेट्रा। और मैन मेड फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैन मेड फैक्टर्स जो है वो अगर प्रेजेंट होंगे तो जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके लिए वो दिक्कत है।
नेचुरल फैक्टर में भी ऐसा नहीं है कि उसमें डिज़ास्टर नहीं होते, नेचुरल फैक्टर्स में भी डिज़ास्टर होते हैं, लेकिन वो कब होता है जब हम मैन मेड ये फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस ना करें तब। अगर मैन मेड फैक्टर्स कंटिन्यूसली होते रहेंगे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया और ये सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जिस तरह से बना हुआ था कि हाँ वो इस कंडीशन में ही सर्वाइव कर पाएगा, वो उस कंडीशन से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को वापस उस कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एक्शन लेता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। एक स्टेटमेंट दिया है, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रेट। महात्मा गांधी का एक कोट है, इसमें क्या बोला उन्होंने, अर्थ जो है, हमारा जो प्लैनेट है, वो हर एक की नीड को फुलफ़िल करने के लिए सफिशिएंट है, हर एक की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन वो किसी की लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इट कैनॉट फुलफिल द ग्रीड ऑफ वन पर्सन। ठीक है। एट प्रेजेंट मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन अर्थ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अर्थ पे ऑकर हुए नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स की वजह से। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ दोज मेन फैक्टर्स। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन जो है सबसे मेन फैक्टर है। जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activity is called as environmental pollution. Unacceptable जो change होता है हमारे सराउंडिंग में, उसी को हम लोग pollution कहते हैं। मतलब ऐसा एक सराउंडिंग जिसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट हो जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हो, जैसे कि कार से रिलीज होता हुआ CO2 जो हाईवेज़ पे, जो रोड्स पे बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग्स इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एयर, वाटर, सॉइल या फिर एटसेट्रा बाकी के जितने भी नेचुरल फैक्टर्स हैं, इनमें अगर ह्यूमन बीइंग्स अगर इन्हें पॉल्यूट करेंगे तो फिर पॉल्यूट करने के बाद इन सारों का जो नतीजा होगा, इन सब का जो रिज़ल्ट होगा वो सूटेबल नहीं होगा। Various reasons like population explosion, fast industrialization and indiscriminate use of natural resources, deforestation and unplanned urbanization are responsible for environmental pollution. बहुत सारे reasons हैं। Population explosion, fast industrialization मतलब industries की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, और indiscriminate use of natural resource यानी natural resource का continuously यूज़ कर तो रहे हैं लेकिन indiscriminate। डिस्क्रिमिनेट किस तरह से होगा, मतलब जो है उसका यूज़ करो। अब जैसे CNG पे कार्स चल सकते हैं लेकिन लोग पेट्रोल और डीजल पे चलाते हैं, ये गलत है। यही होगा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डिफॉरेस्टेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन मतलब क्या, कि जहाँ पे प्लान नहीं किया हो। अगर आप कहीं पे रहने जा रहे हैं तो आप प्लान करेंगे कि मेरे फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो उसमें से 2 के लिए 1 बेडरूम होगा, पेरेंट्स के लिए 1 बेडरूम होगा, उसके बाद बाकी के 3 के लिए अलग अलग बेडरूम्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लान करते हैं जहाँ पे भी आपको रहना हो। लेकिन अगर कुछ हज़ार लोग, 5 या 10 हज़ार लोग एक साथ किसी एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पे रहने जाए और उनके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है तो वो किस रिज़ल्ट में आएगा, स्लम्स के रिज़ल्ट में। ठीक है, तो इसके लिए जो अर्बनाइजेशन है उसे प्लान करना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। Pollution is a broad concept. Various types of pollution like that of air, water, sound, soil, thermal, light pollution occur around us. Ultimate adverse effect of all these is on existence of all the living organisms, and out of this, environmental conservation has become the need of hour. We have studied the air pollution. तो जो pollution है वो एक बहुत broad concept है, मतलब कि हर एरिया में, हर प्रेजेंट में जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी टाइप्स हैं एयर के, सॉइल के, नेचुरल रिसोर्स के, उन सब में पोल्यूशन हो चुका है। लाइट में, एयर में, वाटर में, साउंड में, थर्मल में, ठीक है, थर्मल एनर्जी में, सब में पोल्यूशन ऑकर हो चुका है। लेकिन ये जो नीड ऑफ आवर है, ये ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का जो नीड ऑफ आवर है ये ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद एक आपको चार्ट दिया हुआ है, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसका नोट्स जो है इस वीडियो के एंड में। अभी आपको ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा होगा विद फुल आंसर्स, आप इसे लर्न कर लीजिएगा, आपको बाद में काम आएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना जो हमने बात किया वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।